दोस्तों, अगर हम आज की भाग दौड़ भरी दुनिया से थोड़ा सा पीछे हटकर समय की रिवाइंड बटन दबाएं और करीब एक दशक या उससे कुछ ज्यादा पीछे झांक कर देखें, तो हमें एहसास होगा कि वह दौर और आज का दौर जमीन आसमान का फर्क रखता है। उस समय दुनिया की आर्थिक दिशा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और ताकत के संतुलन की परिभाषा बिल्कुल अलग थी। तब वैश्विक मंच पर कुछ ही देशों का वर्चस्व माना जाता था और बाकी राष्ट्र उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते नजर आते थे। खासतौर पर भारत को लेकर उस दौर में बड़े बड़े वैश्विक विश्लेषक, नामी इकोनॉमिस्ट और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक्स भविष्यवाणियां तो करते थे, लेकिन उनमें भी एक तरह की झिझक साफ दिखाई देती थी। उनका कहना था कि आने वाले कई दशकों में दुनिया की ताकत का केंद्र धीरे धीरे पश्चिम से हटकर पूर्व की ओर खिसकेगा और उस बदलाव में भारत एक अहम भूमिका निभाएगा। कहा जाता था कि बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा दौर आएगा जब भारत अमेरिका और चीन जैसी महाशक्तियों के साथ बराबरी की भाषा में बात करेगा और अपने हितों पर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। लेकिन उस समय यह सब सुनने में किसी दूर की कहानी जैसा लगता था, मानो यह सपना हकीकत बनने में अभी कई पीढ़ियां ले लेगा। ज्यादातर लोगों को लगता था कि भारत की जनसंख्या, युवा शक्ति और विशाल बाजार भले ही संभावनाओं से भरे हों, लेकिन इनका असर पूरी दुनिया पर दिखने में अभी बहुत वक्त लगेगा। सच कहें तो उस दौर में भारत के पक्ष में सोचने वाले लोग भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि यह परिवर्तन इतनी तेजी से सामने आ जाएगा। जिन बदलावों की कल्पना 2050 या 2060 के लिए की जा रही थी, वे आज 2024 और 2026 के बीच ही दुनिया के सामने सजीव रूप में खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह बदलाव न सिर्फ तेज है, बल्कि इतना गहरा और व्यापक है कि दुनिया के कई स्थापित देश भी इसे समझने में हांफते नजर आ रहे हैं। इसी बदलती तस्वीर का सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते को लेकर निर्णायक खबरें सामने आईं। यह कोई साधारण समझौता नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने वैश्विक व्यापार के पूरे समीकरण को नए सिरे से लिखने का काम किया। यह वही समझौता है जिस पर लगभग 2 दशकों से बातचीत चल रही थी, जहां हर बार चर्चा किसी न किसी वजह से अधूरी रह जाती थी। कभी शर्तें बहुत सख्त होती थीं, कभी नए नियम सामने आ जाते थे और कभी मानवाधिकार या पर्यावरण के मुद्दों को आगे रखकर प्रक्रिया को रोक दिया जाता था। एक समय ऐसा भी आया था जब यह लगने लगा था कि भारत और यूरोप के बीच यह दूरी शायद कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता और आज वही वक्त पूरी तरह पलट चुका है। भारत ने अपने आत्मविश्वास, कूटनीतिक संतुलन और मजबूत आर्थिक आधार के दम पर यह दिखा दिया कि अब वह किसी भी मंच पर दबाव में आकर फैसले नहीं करता। इस समझौते ने यह साफ कर दिया कि अब भारत सिर्फ शर्तें मानने वाला देश नहीं रहा, बल्कि शर्तें तय करने की स्थिति में आ चुका है। और यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि दुनिया के 20 से अधिक देश भारत के साथ इसी तरह के समझौतों के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। यह केवल दस्तावेजों पर हस्ताक्षर का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि वैश्विक सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स का गुरुत्वाकर्षण केंद्र अब धीरे धीरे पश्चिम से हटकर एशिया की ओर खिसक रहा है और एशिया में भी खास तौर पर भारत इसकी धुरी बनता जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव संभव कैसे हुआ? कैसे वे देश जो कल तक भारत को उपदेश देने की भूमिका में रहते थे, आज बराबरी की टेबल पर बैठने को मजबूर हैं? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर एक आम भारतीय की रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी नौकरी, उसकी आय और देश के निर्यात क्षेत्र पर कैसे पड़ने वाला है। इन तमाम पहलुओं को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर आने वाले वर्षों में हर भारतीय के भविष्य से जुड़ा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा आग्रह है कि अगर आप भारत की इस बदलती हुई वैश्विक छवि और बढ़ते आत्मसम्मान को महसूस कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने दिल की बात लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। आप देश के जिस भी कोने से यह वीडियो देख रहे हैं, उस शहर का नाम कमेंट में जरूर बताएं। अब अगर हम गहराई से देखें तो यह साफ हो जाता है कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह पुराने अनुमानों से कहीं आगे निकल चुका है। भारत अब सिर्फ संभावनाओं का देश नहीं रहा, बल्कि परिणाम देने वाला देश बन चुका है। दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव में एक तरह से यूरोप की भूमिका भी रही है। वही यूरोप
जो कभी भारत को अपने समकक्ष मानने में संकोच करता था। यूरोपीय यूनियन, जो 27 विकसित और समृद्ध देशों का समूह है, दुनिया के सबसे अनुशासित और तकनीकी रूप से उन्नत बाजारों में गिना जाता है। इन देशों की पहचान उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग, अत्याधुनिक तकनीक और भारी उद्योगों में महारत के लिए होती है। चाहे अत्याधुनिक मशीनें हों, शानदार ऑटोमोबाइल्स हों या फिर विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी उपकरण, यूरोप का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता रहा है। जर्मनी की सटीक इंजीनियरिंग, फ्रांस की एरोस्पेस क्षमता और इटली की डिजाइन समझ दुनिया भर में मिसाल मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदलने लगी जब भारत जैसे देशों ने इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू की। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ सेवाओं तक सीमित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव में एक तरह से यूरोप की भूमिका भी रही है। वही यूरोप जो कभी भारत को अपने समकक्ष मानने में संकोच करता था। यूरोपीय यूनियन, जो 27 विकसित और समृद्ध देशों का समूह है, दुनिया के सबसे अनुशासित और तकनीकी रूप से उन्नत बाजारों में गिना जाता है। इन देशों की पहचान उच्च गुणवत्ता वाली इंजीनियरिंग, अत्याधुनिक तकनीक और भारी उद्योगों में महारत के लिए होती है। चाहे अत्याधुनिक मशीनें हों, शानदार ऑटोमोबाइल्स हों या फिर विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी उपकरण, यूरोप का नाम हमेशा सबसे ऊपर लिया जाता रहा है। जर्मनी की सटीक इंजीनियरिंग, फ्रांस की एरोस्पेस क्षमता और इटली की डिजाइन समझ दुनिया भर में मिसाल मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में तस्वीर बदलने लगी जब भारत जैसे देशों ने इन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू की। मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ सेवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा उपकरणों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और भारी उद्योग तक हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही वह मोड़ था जहां यूरोप के भीतर एक तरह की बेचैनी जन्म लेने लगी। यह बेचैनी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन नीतियों और नियमों के रूप में इसके संकेत मिलने लगे। यूरोप की व्यापारिक सोच लंबे समय से अपने बाजार को सुरक्षित रखने वाली रही है, खासकर तब जब मुकाबला एशियाई देशों से हो। सीधे तौर पर टैरिफ बढ़ाने के बजाय नियमों और मानकों का ऐसा जाल बुना गया जिससे भारत जैसे देशों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो जाए। कभी पर्यावरण संरक्षण के नाम पर नए करों की बात होती, कभी श्रम कानूनों और मानकों को लेकर सवाल उठाए जाते, तो कभी डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जैसे जटिल विषयों को सामने लाया जाता। ये सब एक तरह की अदृश्य दीवारें थीं जिनका मकसद साफ था, प्रतिस्पर्धा को सीमित करना। लेकिन भारत ने इस चुनौती को टकराव की बजाय रणनीति से जवाब दिया। घरेलू सुधारों, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वैश्विक साझेदारियों के जरिए भारत ने यह साबित किया कि वह नियमों को समझता भी है और जरूरत पड़ने पर नए मानक गढ़ने की क्षमता भी रखता है। यही वजह है कि आज वही देश भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। इस पूरी कहानी का सबसे अहम पहलू यह है कि अब भारत को दुनिया एक विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता के रूप में देखने लगी है। वैश्विक कंपनियों को यह एहसास हो चुका है कि भविष्य की वृद्धि, स्थिरता और नवाचार भारत के बिना संभव नहीं है। यही कारण है कि आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका समेत कई बड़े देश भारत की हर कूटनीतिक चाल पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। आने वाले समय में इस बदलाव का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार, तकनीक, शिक्षा और जीवन स्तर तक साफ दिखाई देगा। यह वह दौर है जहां भारत सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बन रहा, बल्कि भविष्य की दिशा तय कर रहा है। अगर हम बीते वर्षों के पन्ने पलटें और खासकर 2013 के बाद के दौर को ध्यान से देखें, तो एक दिलचस्प पैटर्न साफ नजर आता है कि कैसे यूरोपीय यूनियन ने समय समय पर भारत के उभरते उद्योगों पर अलग अलग तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश की। यह दबाव कभी सीधे नियमों के रूप में आया, तो कभी तकनीकी शर्तों और मानकों के नाम पर। साल 2021 के बाद कई ऐसे मौके आए जब भारत के स्टील सेक्टर, कपड़ा उद्योग और रासायनिक उत्पादों को यूरोपीय बाजार में दाखिल होने से पहले अनावश्यक जांच, अतिरिक्त शर्तों और देरी का सामना करना पड़ा। भारतीय किसानों की मेहनत से उगाई गई फसलों और फलों पर ऐसे स्वच्छता मानक लागू किए गए जिन्हें पूरा करना छोटे और मध्यम किसानों के लिए बेहद मुश्किल था। दवाइयों के क्षेत्र में जहां भारत दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, वहां भी गुणवत्ता को लेकर बार बार सवाल उठाए गए, जबकि वही दवाएं अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में जीवन रक्षक साबित हो रही थीं।
लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2021 में यूरोपीय यूनियन ने सीबीएम यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लागू करने की घोषणा की। सरल शब्दों में समझें तो यह एक ऐसा नियम था जिसके तहत अगर किसी देश में उत्पादन के दौरान कार्बन उत्सर्जन ज्यादा होता है तो उस देश के उत्पादों पर यूरोप में प्रवेश करते समय अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। इसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ना तय था, क्योंकि आज भी हमारी ऊर्जा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कोयले पर निर्भर है, भले ही हम तेजी से सौर और पवन ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हों। यूरोप के नीति निर्माताओं को यह अच्छी तरह पता था कि यह नियम कागज पर भले ही पर्यावरण संरक्षण के नाम पर लाया जा रहा हो, लेकिन इसका व्यावहारिक परिणाम भारत जैसे विकासशील देशों के लिए व्यापार को महंगा और कठिन बनाना होगा। वे यह भी जानते थे कि अगर भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन में खुली प्रतिस्पर्धा का मौका मिल गया तो जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देशों की दशकों से बनी औद्योगिक पकड़ कमजोर पड़ सकती है। भारत के पास बड़ी आबादी है, मेहनती और कुशल युवा हैं, लागत के लिहाज से प्रतिस्पर्धी श्रम शक्ति है और अब सरकार की नीतियां भी उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली हैं। यही वजह थी कि मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत लगभग 19 साल तक फाइलों और मीटिंग रूम तक ही सीमित रही। प्रतिनिधिमंडल मिलते थे, बैठकों की तस्वीरें आती थीं, लेकिन जमीन पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता था। हर द्वार में यूरोप की तरफ से नई मांगें सामने रखी जाती थीं। कभी डेयरी सेक्टर को पूरी तरह खोलने की बात होती थी, तो कभी यह कहा जाता था कि भारत में यूरोपीय लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स में भारी कटौती की जाए, लेकिन बदले में भारत को क्या मिलेगा, इस पर स्पष्टता नहीं होती थी। समय के साथ यह साफ हो गया कि यह बातचीत बराबरी की नहीं, बल्कि दबाव की राजनीति का हिस्सा थी। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। पिछले 5 से 7 वर्षों में भारत ने अपनी सोच और रणनीति दोनों में बुनियादी बदलाव किया। भारत ने यह तय किया कि अब वह बाहरी मान्यता या तारीफ का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि अपनी आंतरिक क्षमता को मजबूत करेगा। मेक इन इंडिया अभियान ने सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक औद्योगिक आंदोलन का रूप ले लिया। पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए वास्तविक प्रोत्साहन दिया गया। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सुधार किए गए, जिससे सामान को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाने की लागत और समय दोनों कम हुए। नए एक्सप्रेसवे, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और आधुनिक बंदरगाहों ने भारत की बुनियादी संरचना की तस्वीर बदल दी। इसी दौरान जब कोरोना महामारी ने दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया और चीन से आने वाली आपूर्ति अचानक रुक गई, तब भारत ने एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में खुद को साबित किया। दवाइयों से लेकर वैक्सीन तक भारत ने कई देशों की मदद की और यह दिखा दिया कि संकट के समय वह जिम्मेदारी निभाने से पीछे नहीं हटता। अमेरिका, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत हुए। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कम समय में हुए मुक्त व्यापार समझौतों ने यह संदेश साफ कर दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो दशकों की बातचीत को महीनों में बदला जा सकता है। यहीं से यूरोपीय यूनियन को यह एहसास होने लगा कि अगर भारत को यूं ही टालते रहे तो नुकसान भारत का नहीं बल्कि यूरोप का होगा। उन्हें यह साफ दिखने लगा कि भारत अब विकल्पों की कमी से जूझने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद नए रास्ते बनाने की क्षमता रखता है। भारत ने एक तरफ रूस से ऊर्जा जरूरतों को अपने हितों के अनुसार पूरा किया, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व के साथ नए आर्थिक गलियारों की नींव रखी और साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को भी संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया। इस बहुआयामी कूटनीति ने दुनिया को यह संकेत दिया कि भारत किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। मौजूदा हालात पर नजर डालें तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती है। यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ हुए बड़े निवेश समझौते और अरबों डॉलर की प्रतिबद्धताएं यह दिखाती हैं कि यूरोप अब भारत को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं है। अगर भारत और यूरोपियन यूनियन को केवल व्यापारिक साझेदार मानकर देखें तो भी यह संबंध बेहद अहम बन जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में होने वाले हर बड़े आर्थिक बदलाव में भारत और यूरोप की भूमिका निर्णायक होती जा रही है। व्यापार के आंकड़े भी इसी कहानी की पुष्टि करते हैं। भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और आयात के साथ का अंतर धीरे धीरे कम हो रहा है।
यूरोप के साथ हुए नए समझौतों के बाद भारतीय उत्पादों के लिए वहां के बाजार में प्रवेश आसान होगा, जिससे भारतीय सामान प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध होगा। जब शुल्क और बाधाएं हटेंगी तो स्वाभाविक रूप से मांग बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा भारत के कपड़ा, चमड़ा, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाओं और इंजीनियरिंग सेक्टर को मिलेगा। खास तौर पर कपड़ा और लेदर उद्योग, जो भारत में लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें नई ऊर्जा मिलेगी। अब तक बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों को यूरोप में विशेष रियायतों का लाभ मिलता था, जिससे भारतीय उत्पादों को मुकाबले में नुकसान होता था। लेकिन नए समीकरणों के बाद यह असंतुलन भी धीरे धीरे खत्म होगा। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि भारत अब वैश्विक व्यवस्था में सिर्फ हिस्सा लेने वाला नहीं, बल्कि उसे आकार देने वाला देश बनता जा रहा है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि वर्षों की रणनीति, धैर्य और आत्मनिर्भर सोच का नतीजा है। और आने वाले समय में इसका असर हर भारतीय की जिंदगी में किसी न किसी रूप में जरूर दिखाई देगा।